नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रामसुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो है कि हिंदी पढ़ना शुरू किया था। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाया था। घोष के आधार पर हम लोगों ने देखा कि इसको दो भागों में बांटा जाता है। घोष का मतलब होता है कंपन या गूंज। इसको कितने भागों में बांटा जाता है? इसको दो भागों में बांटा जाता है। क्यों दो भागों में बांटा जाता है? क्योंकि जब हम मुख से वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जब वर्णों का उच्चारण होता है तो या तो उन वर्णों का जब उच्चारण हम करते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, या वर्ण बिना कंपन के जो है कि बोले जाते हैं। जिन वर्णों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। और जिन वर्णों जो वर्ण बिना कंपन की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार जो है कि फिर से देख लेते हैं सघोष और अघोष के बारे में। हम लोग जो है आपको बताए घोष के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? कुल दो भागों में बांटा गया है। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन या गूंज। घोष का मतलब होता क्या है? कंपन या गूंज। कंपन या गूंज। कंपन या गूंज का मतलब कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि मुख से दो कंडीशन बनती है। या तो वर्णों का उच्चारण करने में कंपन उत्पन्न होगा या तो कंपन नहीं होगा। जो कंपन की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। सघोष। और जो बिना कंपन की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अघोष किन शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। अ प्लस घोष शब्दों से मिलकर के बना है। अ का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। और घोष का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब कंपन या गूंज। कंपन या गूंज अर्थात कंपन या गूंज अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न नहीं होगा, वो क्या होगा? अघोष होगा। और स का मतलब क्या होता है? के साथ। स का मतलब क्या होता है? के साथ। स प्लस घोष दो शब्दों से मिलकर के बना है। स का मतलब होता है के साथ। घोष का मतलब कंपन अर्थात कंपन के साथ बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? अघोष वर्णों की संख्या कुल 13 होती है। अघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 13 होती है। और सघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 31 होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल वर्णों की संख्या कुल 44 होती है। मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 44 होती है। 44 में 13 आपके कितने हो गए? अघोष। तो 31 कितने हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से वर्ण अघोष और कौन कौन से वर्ण सघोष होते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? आपका अघोष होता है। प्लस स ऊष्म व्यंजन। स ऊष्म व्यंजन के तीन वर्ण। ऊष्म व्यंजन के तीन वर्ण कौन कौन से? स। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो प्रत्येक वर्ग से अगर दो व्यंजन हम लोग लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3a बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब हम लोग सघोष की बात किया जाए। सघोष में मैंने आपको बताया कि तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। प्लस अंत अस्त व्यंजन य र ल व और क्या ह क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा तो मैंने आपको बताया कि कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो प्रत्येक वर्ग से जो है कि 3-3 व्यंजनों को अगर लिया जाएगा तो कुल कितने हो जाएंगे? 15 व्यंजन ए हो जाएंगे। प्लस अंत अस्त व्यंजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4a हो जाएंगे 19 प्लस 1 ह 20 हो जाएगा। प्लस सभी स्वर भी क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। स्वर सघोष होते हैं। सघोष होते हैं। ये तो हम लोगों ने जो है कि पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। इसको जब हम जोड़ेंगे इसका मान कितना आ जाएगा?
31 आ जाएगा। आइए अब हम लोगों को जो है कि आगे पढ़ना है, मैं तो आप लोगों को ये रिवीजन करने के लिए बताया। आगे हम लोगों को पढ़ना है प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब क्या होता है? हवा। प्राण का मतलब हवा होता है। प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण यहाँ पर मैंने व्यंजन नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? वर्ण लिखा है, क्योंकि स्वरों और व्यंजनों दोनों के हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, बंटवारा दोनों का कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्णों का प्रयोग किया है। ठीक है, प्राण का मतलब प्राण के आधार पर जो है कि वर्णों का वर्गीकरण। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब हवा होता है। ठीक है, प्राण का मतलब क्या होता है? हवा होता है। यहाँ पर लिख लीजिए, प्राण का मतलब क्या होता है? हवा होता है। अर्थात जब हम मुख से वर्णों का उच्चारण करेंगे तो वर्णों का उच्चारण करते समय दो कंडीशन बनेगी, या तो हवा हमारे मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी, या तो हवा हमारे मुख से जो है कि कम मात्रा में बाहर निकलेगी। दो ही कंडीशन तो बनेगा ना, या तो हवा हमारे मुख से कम मात्रा में बाहर निकलेगी, या हवा हमारे मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी। जब कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जब कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। महाप्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प प्राण दो शब्दों से मिलकर के बना है, अल्प प्लस प्राण से। अल्प का मतलब क्या होता है? कम होता है, और प्राण का मतलब हवा, अर्थात कम मात्रा में हवा। कब कम मात्रा में हवा निकलेगी? जब हम वर्णों का क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे, तभी तो कम मात्रा जो है कि हमारे मुख से निकलेगी। और महा का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, महा प्लस प्राण से। महा का मतलब क्या होता है? अधिक होता है। प्राण का मतलब क्या होता है? हवा, अर्थात अधिक हवा। कब अधिक हवा निकलेगी? जब हम मुख से वर्णों का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? अधिक मात्रा में हवा निकलेगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है कि इसकी प्राण की जो है कि परिभाषा के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसको क्यों दो भागों में बांटा गया, क्योंकि दो ही कंडीशन बनेगा जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे मुख से, या तो हमारे मुख से अधिक मात्रा में हवा निकलेगी, या तो हमारे मुख से कम मात्रा में हवा निकलेगी। ठीक है, जब मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और जब अधिक मात्रा में हवा निकलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि इसको दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। मुझे लगता है कि आप लोगों को कंडीशन क्यों बनी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको क्यों दो भागों में बांटा जाता है। अब आइए हम लोग जो है कि एक बेसिक समझ जो है कि देखते हैं, बेसिक समझने की कोशिश करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। इसके बाद मैं आप लोगों को जो है कि एक लाइन में अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड अल्प प्राण है, कौन कौन से वर्ड महाप्राण है। लेकिन बेसिक समझ हम लोगों को रखना, बेस अपना मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बेस मजबूत करने के लिए ये चीज़ें बस आप लोगों को जो है कि बता रहा हूँ। इस आधार पर हमें याद नहीं रखना है चीज़ें। ठीक है, बस एक समझ विकसित करनी है हम लोगों को। आइए, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुल स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है, और उनके कुल वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग में देखिए क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है? च वर्ग आता है। ठीक है, च वर्ग में क्या आपका आ जाएगा? च, छ, ज, झ, इ। अब उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ट वर्ग आ जाएगा। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग आ जाएगा अब आपका। त वर्ग में आपका आ जाएगा त, थ, द, ध, न।
उसके बाद आपका अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन में आपका आ जाएगा य र ल व, और उसके बाद जो है उष्म व्यंजन में आपका आ जाएगा, उष्म व्यंजन में आपका आ जाएगा स और ह। मैंने आप लोगों को बताया था कि अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों को कुल कितने भागों में बांटा गया। व्यंजनों को कुल 3 भागों में बांटा गया। एक स्पर्शीय व्यंजन या इसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और इसी को अस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा क्या हुआ, इसके बाद अंत अस्त व्यंजन, इसको जो है कि अंत अस्त व्यंजन इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ईषद व्यंजन भी बोला जाता है। उसके बाद जो है कि उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को क्या बोला जाता है, ईषद अस्पृष्ट व्यंजन भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि अध्ययन की सरलता है तो कुल कितने भागों में बांटा गया, इसको जो है कि पूरे व्यंजनों को कुल 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आइए मैंने उस दिन आप लोगों को एक समझ मतलब विकसित करने के लिए बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो है कि एक आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था इसे याद करने की, कि सबसे पहले क्या होता है अल्प प्राण। देखिए अल्प और अल्प प्राण महाप्राण में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने अघोष सघोष के बारे में आप लोगों को बताया था कि अ और स में जो है कि अ क्या होता है, स से पहले आता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे कि पहली शुरुआत किससे करेंगे, अ से, अघोष से हो जाएगा। इसके बाद एक क्या हो जाएगा, ये भी पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा चौथा ये सघोष सघोष सघोष, तीसरा चौथा पांचवा ये तीनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो मैंने तो ये चीज़ें आप लोगों को बता दी थी, लेकिन आज हम लोग जो है कि अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए अल्प प्राण और महाप्राण को जो है कि देख लेते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। देखिए आप खुद जो है कि इसका निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा अल्प प्राण होगा, कौन सा वर्ड हमारा महाप्राण होगा। जैसे हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो वर्णों का उच्चारण करते समय अपने हाथ को जो है यहाँ पर लगा करके आप वर्णों का उच्चारण करके देख लेंगे कि किसमें जो है कि अधिक मात्रा में हवा निकल रही है, किसमें कम मात्रा में निकल रही है हवा। जैसे यहाँ से बोलना शुरू करिए, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। जब आप यहाँ पर हाथ लगा करके वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो क के बाद जब ख का उच्चारण कर रहे हैं तो आप देखेंगे अधिक मात्रा में जो है कि अधिक मात्रा में हवा निकल रही है। ठीक है, क से अधिक मात्रा में ख का उच्चारण करने में हवा निकल रही है, तो क आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। क्यों अल्प प्राण हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम मात्रा में जो है कि हवा निकल रही है। और ख आपका क्या हो जाएगा, ख में जो है कि अधिक मात्रा में हवा निकल रही है, तो इसलिए ख क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। अगर ग की बात किया जाए अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक, घ की बात किया जाए महाप्राण हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। अंग की बात किया जाए ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण हो जाएगा। इस आधार पर आप लोग भी इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहला क्या है, अल्प है, अ से शुरू होता है। अ और म में जो है कि सबसे पहले अ आता है तो अ से शुरू करेंगे, अल्प प्राण, फिर उसके बाद महाप्राण। ठीक, फिर अल्प प्राण, उसके बाद महाप्राण, फिर उसके बाद अल्प प्राण। अल्प प्राण पर जाकर के जो है कि ख़त्म हो जाएगा। ए वर्ग का पहला अक्षर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये क्या है आपका पांचवा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। और पहला तीसरा पांचवा क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। पहला तीसरा और पांचवा जो है कि अल्प प्राण हो गए। इसे एक बेसिक समझ के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग कि पहले अल्प लिखते हैं, उसके बाद महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। ठीक, इस हिसाब से जो है कि इसको लिखते हैं। आप लोग बोल करके भी देख लीजिएगा एक बार, जो है कि प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा कि नहीं ये सब सारी चीज़ें है कि नहीं। ठीक है, आइए अब इसको जो है कि हम लोग एक लाइन में और जो है कि और ये तो हो गया हमारा स्पर्शीय व्यंजनों का वर्गीकरण। अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। क्यों अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुख से काफ़ी कम मात्रा में जो है कि बाहर निकलती है। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था य और व के बारे में कि ये दोनों क्या हैं, अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर व्यंजन है। क्यों इनको अर्धस्वर बोला जाता है,
क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं अपने मुख से तो जीभ हमारी इसमें क्रियाशील नहीं होती है और इनको बोलने के लिए काफ़ी कम जो है कि मात्रा में हवा बाहर निकलती है, काफ़ी कम समय लगता है। इसलिए इसको क्या किया गया, अंत अस्त को जो है कि अल्प प्राण की श्रेणी में रखा गया। लेकिन अगर हम लोग ऊष्म व्यंजन की बात किया जाए, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, महाप्राण होता है, महाप्राण। ठीक, क्यों इसको महाप्राण की श्रेणी में रखा गया? तो मैंने जब व्यंजनों का वर्गीकरण आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊष्म व्यंजन का जो है कि उच्चारण करते समय जीभा हमारी मुख के किसी न किसी अवयव के पास तो जाती है लेकिन उसे स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, और हवा जो है कि काफ़ी घर्षण के साथ जो है कि बाहर निकलती है, गर्माहट के साथ बाहर निकलती है। इसको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है बोलने के लिए। जैसे आप लोग बोल करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे स स स ह स इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इनके अंतर सिर्फ कहाँ है, इनके उच्चारण स्थान में अंतर है। इनका उच्चारण करते समय कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन इसमें अंतर कहाँ पर होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर जो है कि अंतर होता है। आगे हम लोग जब देखेंगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों का उच्चारण किस किस स्थान से किया जाता है। तो इसको किस श्रेणी में रखा गया, ऊष्म व्यंजन को महाप्राण की श्रेणी में रखा गया, अंत अस्त को जो है कि अल्प प्राण की श्रेणी में रखा गया, और उसके बाद जो है कि पहला और तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हुआ वर्गीय व्यंजन में, दूसरा और चौथा क्या हुआ कि आपका महाप्राण हो गया। आइए इसके बाद जो है कि अब हम लोग जो है कि इसका सार्टिक हम लोगों ने बना लिया कि पहला तीसरा पांचवा प्लस आपके कौन अंत अस्त व्यंजन क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए, और दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन क्या हो गए, हमारे महाप्राण हो गए। आइए इसको जो है कि एक बार लिख लेते हैं, एक सीक्वेंस के आधार से यही हमें याद रखना है। मैंने तो ये आप लोगों को बेसिक बताया, बेसिक समझ के लिए कि इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें हमें बस अपनी समझ विकसित करने के लिए रखना है। मुझे याद जो करना है ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये चीज़ ज़्यादा आपकी जो है कि कारगर साबित होगी। ठीक है, वो तो मैंने बताया कि अगर आप भूल जाएंगे तो उसको जो है कि याद करके कर सकते हैं। देखिए प्राण, प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब हवा होती है। ठीक है, हवा, प्राण का मतलब क्या मैंने बताया, हवा। ये कितने भागों में बटा, जब मैंने आपको बताया कि जब वर्णों का हम जो है उच्चारण करेंगे तो या हमारे मुख से अल्प मात्रा में जो है कि हवा निकलेगी, या तो जो है कि अधिक मात्रा में जो है कि हवा निकलेगी। तो अल्प मात्रा में जब निकलेगी तो अल्प प्राण हो जाएगा, अधिक मात्रा में निकलेगी तो महाप्राण हो जाएगा। अल्प प्राण में कौन कौन से मैंने आपको बताया, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस आपके कौन से अंत अस्त। अंत अस्त व्यंजन क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अंत अस्त व्यंजन तो पहला तीसरा पांचवा प्लस अंत अस्त व्यंजन में य र ल व। ठीक है, इतने हो गए। और इसमें ऊष्म व्यंजन में मैंने आप लोगों को, इसमें महाप्राण में मैंने आप लोगों को बताया कि दूसरा चौथा प्लस क्या आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, तो 2 4 स और क्या ये हमारे क्या हो गए, महाप्राण हो गए। अब सभी स्वर भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्यों सभी स्वर अल्प प्राण की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करने में काफ़ी कम समय लगता है और हवा जो है हमारे मुख से काफ़ी कम मात्रा में निकलती है। तो सभी स्वर क्या होते हैं, यहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा। सभी स्वर भी क्या होते हैं, सभी स्वर भी क्या होते हैं, स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अल्प प्राणों की संख्या कुल कितनी हो गई। देखिए 1 3 5, तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए, पहला तीसरा और पांचवा, तो कुल कितने हो गए, 15 वर्ण हो गए। प्लस अंत अस्त व्यंजन कितने हो गए, 4 19 और प्लस 11 स्वर, कुल संख्या इसकी कितनी हो गई, 30 हो गई। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मूल व्यंजनों की, मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, मूल वर्ण कुल कितने होते हैं, मूल वर्ण आपके क्या होते हैं, मूल वर्ण कुल कितने होते हैं, 44 होते हैं।
तो जब यहाँ पर 30 इसमें अल्प प्राण हो गए तो कितने बचे? 14 बचे। 14 क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। कौन कौन से 14? देखिए दूसरा और चौथा का मिला करके 2 वर्ड प्रत्यय 1 वर्ग का, तो कुल कितने हो गए? 5 दूना के 10 ए हो गए, प्लस स क्या हो जाएंगे आपके? ए 14 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस स ये तो हो गया हम लोगों का जो है कि अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम लोगों ने आज देखा। इसके बाद जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।